ओके, सो हमारे पास एक बॉडी है जो एक पर्टिकुलर ओमेगा से रोटेट कर रही है, इस इंस्टेंट पे उसका ओमेगा है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगी, अलग अलग होगी? एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगी, अलग अलग होगी? सेम होगी। ओके, हम लोग सबको पता है कि कुछ कुछ जो एंगुलर चीजें है वो सब पार्टिकल के लिए सेम होगी। थीटा हो गया, अल्फा हो गया, ओमेगा हो गया, ओके, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ये सारी चीजें हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहने वाली है थ्रू आउट द रोटेशनल मोशन। ओके, तो सभी के लिए ओमेगा सेम होगी, लीनियर सबकी अलग अलग होगी। ऐसे अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ कि भाई इस एक्चुअल पॉइंट पे, इस एक्चुअल टाइम पे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो पहले वाले मास का क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, हाफ m1v1 स्क्वायर, कोई डाउट? दूसरे वाले का लिखे हाफ m2v2 स्क्वायर, तीसरे वाले का हाफ m3v3 स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा। ऐसे जितने भी पार्टिकल है सबका एडिशन में करता जाऊंगा तो मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी पूरे रोटेशनल मोशन की। हाँ ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो फिर इस काइनेटिक एनर्जी में से अब देखो v को ले क्या लिख सकते हैं? कोई भी पार्टिकल के लिए जब मैं v लिख रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल के लिए जब मैं v लिख रहा हूँ, v का फॉर्मूला क्या है? v और ओमेगा का रिलेशन क्या है? ओमेगा टाइम्स आर, इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी v की जगह पे मैं लिख लेता हूँ ओमेगा इंटू आर, तो हाफ इंटू m1 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? ओमेगा r1 का स्क्वायर। क्या ओमेगा 1 लिखने की जरूरत है? ओमेगा 1 आर स्क्वायर लिखूं या ओमेगा आर? ओमेगा की जरूरत नहीं है, राइट? यस, बिकॉज ओमेगा जो है वो सभी के लिए सेम आने वाला है। सो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है 1 2 3 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ओमेगा r2 स्क्वायर हाफ m3 ओमेगा r3 स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। इन सब में से मैं अगर कॉमन निकल रहा है कुछ, तो बेटा हाफ कॉमन निकल रहा है, ओमेगा कॉमन निकल रहा है, बच क्या रहा है अंदर? तो बच रहा है क्या? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, डैश डैश डैश, जितने भी ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे। कोई डाउट? क्या ये चीज हम लोगों ने पहले भी देखी हुई है कहीं पे? इसी चीज को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा। ओके, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा, सॉरी, राइट। वी स्क्वायर, वी जो है वो है ओमेगा इंटू आर, दोनों का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर जो बचा उसी का हमने नाम दिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सर सिग्मा कोई लिखना डाउट? हाँ, अगर मैं सभी के लिए कर रहा हूँ सिग्मा आई लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी को तो मैंने आई लिखा है। आई को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 से आई इक्वल्स टू n, इसी को मैंने आई दिया है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? तो जो हमारा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एनालॉजी है वो सारी चीज मैं इधर अप्लाई कर सकता हूँ। हाफ एम बी स्क्वायर है तो रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, या फिर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, जनरली मैं सिर्फ वापस तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बताना चाहता था। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखो बताओ? एंगुलर मोमेंटम पहले निकाला था, आवाज आ रही है मेरी? बेटा एंगुलर मोमेंटम हमने पहले भी निकाला था, क्या निकाला था वो? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही? आई ओमेगा। आई ओमेगा। ओके, बहुत सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखा था हमने? पहले लिखा था एंगुलर मोमेंटम को आर क्रॉस पी, अगर याद हो तो।
राइट, ऐसा लिखा था हमने। अभी तक एंगुलर मोमेंटम की बात की थी, तब आर क्रॉस पी को डिनोट कर रहे थे। ओके, अगर हम लोगों को मास का भी इक्विवेलेंट पता चल गया है, तो अब मैं एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। कैसे आई ओमेगा लिखा, P इक्वल्स टू mv, तो L इक्वल्स टू आई ओमेगा। कोई डाउट? सर फिर से बता। क्या बोल रहे हो बेटा? फिर से बताओ ना ये मोमेंटम वाला। हेलो, कहाँ से? हाँ, मोमेंटम बेटा क्या था, मोमेंटम का एक फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी लीनियर के अंदर, याद आ रहा है? हाँ, याद है। ओके, हमने रोटेशन में भी मोमेंटम निकाला था, जिसको एंगुलर मोमेंटम था, और इसको मैंने बोला था आर क्रॉस पी। ऐसे से भी हम लोगों ने टॉर्क भी निकाला था आर क्रॉस पी से, और निकाला था डीएल बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क। ये भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, डीएल बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर हाँ। मोमेंटम, ये भी हमने डिराइव किया था। ओके, तो ये सब जो किया था वो पहले भी किया था, तब एल को मैंने रिप्रेजेंट किया था आर क्रॉस पी से। ओके, बट अब मैंने मास का भी एनालॉजी देख लिया है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई इनटू ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। ओके सर। ओके, चलो, तो ये बेसिक एनालॉजीज है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चंस देखो बेटा किस किस तरह के आएंगे, ध्यान से देखो। हटा दूं ना, ये समझ में आ गया पूरा? हाँ। चलो, चलो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, लैडर प्रॉब्लम किया था हमने स्टैटिक के लिए। ओके, लैडर प्रॉब्लम हमने स्टैटिक में किया था। एक और क्वेश्चन करते हैं लैडर के ऊपर। लेट्स से ऐसी लैडर है कोई, ओके, जो कि एक वॉल के ऊपर स्टेबल कंडीशन में है अभी। ओके, तो मैं फाइंड करना है, इस लैडर का मास दे रखा है 10 kg, लैडर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर। ओके, लैडर की लेंथ 10 मीटर, लैडर का मास 10 kg। तुम्हें फाइंड करना है कि भाई मिनिमम म्यू कितना होना चाहिए, एंगल दे रखा है 37 डिग्री, म्यू मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये 37 डिग्री पे स्टेबल रहे। समझ में आया क्वेश्चन? फाइंड क्या करना है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है ताकि ये इस कंडीशन में स्टेबल रह पाए। ये जो है वो स्मूथ है, स्मूथ वॉल है, फ्रिक्शनलेस है। समझ में आ रहा है भाई? कर सकते हो? Yes. चलो करो जल्दी से फिर। जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करो ये। हो जाएगा? वेट। ओके, 2 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो। जीरो 0.67। 0.67। ओके, बाकी लोगों का आ गया? Sir, 2/3. 2/3 0.67 वही होता है।
आ गया सबका? ट्राई करूं मैं? सर ट्राई करें। हाँ बोलो। सर नहीं आया। ओके चलो ट्राई करते हैं फिर। चलो क्या क्या फोर्स लगेंगे? सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल को मैं बोल देता हूँ N1। यहाँ पे क्या लगेगा? फ्रिक्शन और नॉर्मल। नॉर्मल ऊपर की तरफ लगने वाला है N2। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई? फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस तरफ लगेगा, बिकॉज ये इस तरफ खिसकने वाली है, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा इस तरफ फोर्स लगा के, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है। कोई डाउट इसमें? फोर्स लग रहा है क्या इसके अलावा? mg इन दोनों के अलावा और फोर्स कौन सा लगेगा? mg लगेगा। कहाँ पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। कितना लगेगा? mg मतलब 10 लिख लेता हूं मैं। चलो और ये लेंथ हो जाएगी 5 मीटर। तुम्हें यू मिनिमम निकालना है कि भाई कितना होना ताकि ये स्टेबल रहे। ओके अगर यू मिनिमम निकालना है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है उसका बेसिक फॉर्मूला लगा लेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू N2 या N1 इंटू N2। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। और यही किसके इक्वल होना चाहिए? अगर मैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करूं, तो लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, राइट में सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, लेफ्ट में N1 लग रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? N1 मस्ट बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, और दूसरा N2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 10g के इक्वल। हाँ या ना? तो F max हो जाएगा म्यू इंटू N2। म्यू इंटू N2 कितना है? म्यू मल्टीप्लाई बाय N2। N2 कितना है? 10g। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? N1 के इक्वल होना चाहिए। ओके सो N1 की वैल्यू F max के इक्वल होगी, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? N1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? म्यू 10g। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट यहाँ तक? तो हमने बेसिक रिलेशन निकाला ट्रांसलेशनल करके, फोर्स को बैलेंस करके। अब मैं इस एक्सिस के अराउंड मैं किसको बैलेंस करूंगा? टॉर्क को बैलेंस करूंगा। ओके इस एक्सिस के अराउंड, तो इसको पॉइंट ए बोल देता हूं। इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क को मैं बैलेंस करूंगा। टॉर्क एट अबाउट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। हाँ ना? जल्दी बोलो। ओके तो बेटा इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? इसके अराउंड नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो 0 ही हो जाएगा, इन दोनों के लिए लेने की जरूरत नहीं है। mg और N1 कितना दूर है? फॉर्मूला क्या है? तुम सबको पता है फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस F, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला। ओके या फिर मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि भाई ये डिस्टेंस कितना है? mg में ये ड्रॉ कर लिया। ओके ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2 टाइम्स व्हाट? कॉस या साइन? तो आएगा भाई cos 37 डिग्री। हाँ या ना? इतना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना होता है ना अपने को। तो हाँ। अरे आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। ओके और दूसरा डिस्टेंस मैं ये मेजर कर लूं, बिकॉज इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एक्सिस के बीच में, राइट? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये टोटल है 10, टोटल L है, तो ये हो जाएगा L sin 37। कोई डाउट? नहीं। आ रहा है समझ में? चलो टॉर्क ड्यू टू N1 की वजह से टॉर्क कितना होगा? N1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? L की जगह पे लिख लूं 10 sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5 sin 37 हो जाएगा 3/5। ओके माइनस दूसरे की वजह से लगेगा, mg की वजह से जो लगेगा उसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ। कितना है? 10g फोर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय L/2 टाइम्स व्हाट? cos 37 जो कि है 4/5 will be equals to 0। हाँ ना? हाँ। तो N1 into 2 into 3 6 will be equals to 10g। तो 10g में से ये 10 तो पूरा नीचे ही से चला गया, 4lg। कोई डाउट इसमें? ये कैंसिल हो जाएगा, 4lg बचेगा। N1 into 6 will be equals to 4 into lg। g की वैल्यू लिख लेते हैं 10। L से L भी कैंसिल, यहाँ पे भी मैंने L नहीं ड्रॉ किया था। सर L से आपने L भी L कैंसिल हो जाएगा। लिख दिया ना,
10. कहाँ लिखा? अच्छा 10 लिख लिया, सॉरी 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 सॉरी, तो इधर नहीं लिखा था, राइट, सॉरी। चलो एक बार वापस लिख लेते हैं। n1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2 6, n लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही लिख लिया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 लिख लेता हूँ l की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई g। समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल होंगे। n1 की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कितनी, म्यू इंटू 10 g 6 40 g से g गया, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4/6 विच विल इक्वल्स टू 2/3। तो भाई इतना मिनिमम ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, इससे ज्यादा होगा तो स्टेबल रहेगा, इससे कम होगा तो नहीं रहेगा। कम होगा तो क्या होगा? लुढ़क जाएगी। ओके, ये स्लिप जाएगा और पूरी नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? फिर ज्यादा की बात क्या की आपने? इससे ज्यादा होगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके. ओके, इससे ज्यादा होगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे कम होगा तो जो लैडर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, वो फिसल जाएगी, 37 एंगल पे वो नहीं रह सकती। ओके, चलो लिख लिया बेटा यहाँ तक? कोई डाउट? चलो आगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी के बेटा क्वेश्चंस किए नहीं किए तुम लोगों ने? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए नहीं किए? बात नहीं किए सर। कुछ भी नहीं किया अभी तक? नो सर। सर आप जो होमवर्क बढ़िया। देते हो वो तो किया था। वही किया था ऐसा बोलो ना, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 7.9 पेज नंबर है 178, फटाफट निकाल लो। पेज नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 7.9 अभी करना है। क्वेश्चन नंबर 7.9 जल्दी से ट्राई करो। हो जाएगा 7.9। क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ सर, आ रहा है समझ। ओके ट्राई करो जल्दी से।
आ रहा है भाई समझ में? नहीं आ रहा? सर कर सर सेंटर ऑफ कर रहे हो? ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। जनरली हम लोग जो सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ओके। Yeah. हो रहा है बेटा? हाँ सर। सर पीछे जो बैक व्हील है उसका 5145.8 न्यूटन। पीछे का कितना आया? 5145.8 न्यूटन each wheel। 5145 या फिर 48? सही है, 5145 514 आना चाहिए। हाँ सही है, सही है। और फ्रंट व्हील का 3674.14। 3674.14 ओके, सही है। चलो करके दिखा दो। करे या हो गया? सर कराओ ना। चलो ओके, देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर। ओके, एक व्हीकल है, कार है, जिसका मास दे रखा है 1800 kg। ओके, और दूसरी चीज क्या क्या दे रखी है तुमको? एक्सल के बीच का डिस्टेंस, एक्सल मतलब जो दोनों व्हील्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, बेस का डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ मास दे रखा है कि एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तुम्हें फाइंड करना है कि टायर पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। ओके चलो, सो देखो क्या है क्वेश्चन में। A car weighs 1800 kg. The distance between its front and back axle is 1.8 meter. So मास दे रखा है कितना? 1800 kg. ओके, ये मास दे रखा है। एक्सल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1.8 मीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर behind the front axle. Determine the force exerted by the lever ground on the each front wheel and each back wheel. Okay, so मान लो ये कुछ कार है हमारी। ओके, इस कार के जो इन दोनों पहियों के बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 1.8 मीटर। राइट, उतना ही है। यस, और जो ये मान लो फ्रंट व्हील है, ये बैक व्हील है, तो यहाँ से कुछ 1.0 कितने पे दिया है? 05 मीटर पे, 1.05 मीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया है। मतलब जो मास लगेगा वो यहाँ से लगेगा mg। कोई डाउट? रिएक्शन फोर्स जो लगेंगे, ओके, रिएक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में ये इधर, ये इधर, इसको मैं बोल देता हूँ रिएक्शन फोर्स बाय फ्रंट व्हील, रिएक्शन फोर्स बाय बैक व्हील। कोई डाउट?
तो अगर ये इक्विलिब्रियम में चल रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई आर एफ आर बी इक्वल्स टू एम जी। आर एफ प्लस आर बी इक्वल्स टू एम जी। कोई डाउट? एम जी की वैल्यू पुट करोगे 1800 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर लो, तो आर एफ प्लस आर बी कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 17640। ओके, आवाज आ रही है बेटा? हाँ। ओके, तो ये लगेगा उस पे आर एफ और आर बी का रिएक्शन फोर्स की एडिशन जो होगा वो एम जी के इक्वल होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, तो इस पॉइंट के अराउंड हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। तो अगर इस पॉइंट के अराउंड में रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले लूंगा तो कितना आएगा? इसका कितना आएगा? आर एफ मल्टीप्लाई बाय व्हाट? दिस डिस्टेंस 1.05, और उतना ही टॉर्क इस आर बी ने भी लगाया होगा, तो आर बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? इतना डिस्टेंस कितना है? 1.8 माइनस 1.05। हाँ ना? कोई डाउट? तो 1.8 माइनस 1.05 करोगे कितना आएगा? आर एफ मल्टीप्लाई बाय 1.0 विल बी इक्वल्स टू आर बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? ये कितना आएगा? 1.8 माइनस 1.05, तो ये आ जाएगा 0.75। ओके, तो यहाँ से आर एफ अपॉन आर बी कितना आएगा? आर एफ अपॉन आर बी इक्वल्स टू 1.075 डिवाइडेड बाय 1.05, तो 75 डिवाइडेड बाय 105 15 के टेबल से वो कर लेंगे तो आ जाएगा 5 and 7। हाँ या ना? ये समझ में आ गया? आर एफ बाय आर बी इतना आया। ओके, चलो, अगर एफ आर बी समझ में आ गया तो आर एफ को मैं कितना लिख सकता हूँ? आर एफ को लिख सकता हूँ कितना? 5/7 टाइम्स आर बी। 5/7 टाइम्स आर बी, तो आर एफ की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं, तो 5/7 टाइम्स आर बी प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 17640। 7 से मल्टीप्लाई कर रहे, 5 7 12 आर बी डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 17640। आर बी कितना आ जाएगा? 17640 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। कोई डाउट इसमें? ये आर की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट कर लो। 10290। कितना? 10290। 10290। ओके, तो ये आ जाएगा 10290 आरबी की वैल्यू। आरबी मतलब 10290। आरबी का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन फोर्स ड्यू टू बैकवर्ड व्हील्स। बैक में कितने व्हील होते हैं भाई कार के? पीछे कितने व्हील होते हैं? 2 व्हील होते हैं। तो ईच व्हील का निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ईच व्हील के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। कोई डाउट? तो ये आ जाएगा 5145 न्यूटन। जैसे आर बी निकाला वैसे आर एफ भी निकाल सकते हो। आर एफ की वैल्यू कितनी आ गई थी? आर एफ की वैल्यू है 5/7 ऑफ 7350। आर बी की वैल्यू 15145 कर लेते फॉर ईच। ओके, ईच टायर के लिए कितना होगा वो निकाल रहे हैं, तो 5/7 टाइम्स 5145, तो ये करोगे 3675 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ बोलो। सर ये आरबी में हाफ से जो आपने डिवाइड किया वहां से फिर से आरबी में मैंने हाफ से डिवाइड क्यों किया वो पूछ रहे हो? हाँ वहां से बता दो स्टक हो रहा है। हाँ देखो बेटा, ये जो बैकवर्ड व्हील जो है वो 2 व्हील्स होते हैं पीछे। रियल व्हील टोटल 2 व्हील्स होते हैं, एक यहाँ पे होगा उस तरफ होगा। दोनों मिला के इतना फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो एक का फोर्स कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, 5145। ओके, आर एफ जो है फ्रंट का रिलेशन यह है, इसके साथ इतना 5/7 टाइम्स आर बी, तो ईच का करने के लिए 5/7 टाइम्स आर बी की जगह पे डिवाइडेड बाय 2 वाला ही लिख लिया, तो ईच के लिए निकाल दिया 3675। ओके, फ्रंट व्हील इतना, बैक व्हील इतना। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक?
नो नो चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने कौन सा किया 7.9 किया अच्छा 7.8 भी कर लो 7.8 कर लो 8 कर लो पहले किया था क्या 7.8 हमने या नहीं किया था नो नहीं करवाया था ओके 7.8 जल्दी से करो 7.8 फटाफट सेवन पॉइंट एट ट्राई करो 2 मिनट दे रहा हूँ 2-3 मिनट ही बाकी है। कितने मिनट बाकी है 3 मिनट। हाँ तो वापस ज्वाइन कर लो चलो वापस ज्वाइन कर लो